बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान जाफर, प्रोग्राम अवामी एक्सप्रेस के साथ। आप खुद देख रहे हैं कि मुल्क में बहुत बड़े बड़े मसले मौजूद हैं और बहुत बड़ी खबरों और बड़े लोगों की खबरों के पीछे अवाम के अंदर छुपी हुई जो फ्रस्ट्रेशन है वो भी मौजूद है। और अवाम के दरमियान जाएं तो ऐसा महसूस होता है कि ठीक है जी, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, बड़े बड़े ऐवानों में क्या क्या फैसले हो रहे हैं, ये सारी बातें अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन एक आम आदमी को आखिर क्या मिल रहा है? रोटी कपड़ा मकान का नारा क्या आवाम को मिल गया? रोटी कपड़ा मकान, क्या लोड शेडिंग से निजात मिल गई? क्या बुनियादी मसाइल जो है हल हो गए या नहीं? आज हम फोकस करना चाहते हैं ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस है उसके ऊपर, और उसमें भी ये कि अल्टरनेटिव एनर्जी की क्या क्या राहें जो हैं वो मौजूद हैं पाकिस्तान में। आपको मालूम ही है कि 9 अप्रैल 2012 को लाहौर में कौमी तवानाई कॉन्फ्रेंस हुई और उस कौमी तवानाई कॉन्फ्रेंस में जो जो चीज़ें पेश की गई वो ज़्यादातर चीज़ें आवाम से डिमांड की गई, तिजारती मराकज़ से डिमांड की गई कि भाई आप जो है वो एनर्जी बचाने के लिए ये काम करें। तो एनर्जी बचाने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें उसमें हो गई, लेकिन एनर्जी बढ़ाने के लिए और सस्ती बिजली पैदा करने के लिए क्या होना चाहिए वो चीज़ें सामने नहीं आ सकी। उस पर आज हम फोकस करेंगे अपने मेहमानों के साथ कि वो चीज़ें क्या हैं। आज बहुत ही मोहतरम 3 गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका मैं पहले तारुफ कराता हूँ। हमारे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर नसीम खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब जो हैं वाइस चांसलर हैं हमदर्द यूनिवर्सिटी के, और आपकी स्पेशलिटी जो है वो एनर्जी सेक्टर के हवाले से ही है। आपको वेलकम कहते हैं प्रोग्राम में। आज के प्रोग्राम के दूसरे गेस्ट हैं मोहम्मद सरवर साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। सरवर साहब जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं पाक विंड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के, और ये अपने स्लोगन लिखते हैं फ्री इलेक्ट्रिसिटी बाय विंड सोलर, और विंड एनर्जी के हवाले से आप काफी काम कर रहे हैं। आज के प्रोग्राम के हमारे तीसरे गेस्ट हैं नईम कुरैशी साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, आपको वेलकम कहते हैं प्रोग्राम में। नईम कुरैशी साहब मैनेजिंग एडिटर हैं मंथली एनर्जी अपडेट के, प्रेसिडेंट हैं नेशनल फोरम ऑफ एनवायरनमेंट एंड हेल्थ के। एनर्जी सेक्टर पे आप भी काफी काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब आपसे शुरू करेंगे, आगाज करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा सा व्यूवर्स के साथ शेयर करना चाहूंगा कि जो चीज़ें तवानाई कॉन्फ्रेंस में सामने आई थी। मिसाल के तौर पे कहा गया कि इक्वल बेसिस पे पाकिस्तान में हर जगह जो है वो लोड शेडिंग होगी, क्योंकि पंजाब को शिकायत थी कि वहाँ ज़्यादा हो रही है, और बिल्कुल सही बात है, लेकिन इस पर इम्प्लीमेंटेशन अभी किसी भी चीज़ पे नहीं हो पाया है। 2 दिन जो है हफ्ते में छुट्टी होगी, सैटरडे संडे, कमर्शियल मार्केट 8 बजे बंद हो जाएंगी, स्ट्रीट लाइट जो है वो एक ऑफ होगी एक ऑन होगी, यानी एक स्ट्रीट लाइट ऑफ जो है अल्टरनेटिव स्ट्रीट लाइट का इस्तेमाल होगा। समर विंटर में डिफरेंट टाइमिंग्स होंगी, बिल बोर्ड्स पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं दी जाएगी, प्रोविंसेस को कोई भी प्रोजेक्ट लगाने के लिए फेडरल गवर्नमेंट से किसी किस्म की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होगी, एनर्जी सेवर का इस्तेमाल जो बहुत ज़्यादा बढ़ाया जाएगा, सोलर ट्यूबवेल्स पर जो है वो सब्सिडी दी जाएगी, सोलर ट्यूबवेल्स जो लगाना चाहते हैं इसके इंस्टॉलेशन पर। इसके अलावा स्पेशल प्रीपेड मीटर्स जो हैं वो लगाए जाएंगे ताकि बिजली की चोरी जो है वो रोकी जा सके। बिजली की चोरी के हवाले से और भी बहुत सी चीज़ें सामने आई। सर्कुलर डेप्थ के हवाले से जो एक बहुत बड़ा मसला है उसमें प्रोविंसेस जो हैं वो मदद करेंगे फेडरल गवर्नमेंट की। तो इससे पहले कि हम अल्टरनेटिव एनर्जी पे बात करें, डॉक्टर साहब मुझे आप ये बताएं कि ये जो एनर्जी कॉन्फ्रेंस हुई और इसमें ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी आपको पढ़ के बताई हैं, इसके अलावा भी कुछ और चीज़ें भी हैं, इस एनर्जी कॉन्फ्रेंस को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, पूरे पाकिस्तान का मसला है और हुकूमत संजीदा है। मसाइल ये है कि करेगा कौन? वो करने वाला जो है ही हैज़ टू बी वेरी कॉम्पिटेंट। अभी इस वक्त डिसीजन मेकर्स एनर्जी के अंदर हर 6 महीने बाद चेंज हो जाते हैं। दे मे बी वेरी कॉम्पिटेंट, ठीक है, लेकिन जब आप 6 महीने बाद एक सेक्रेटरी को, 6 महीने बाद एक मिनिस्टर को, 6 महीने बाद एडिशनल सेक्रेटरी को, चेयरमैन ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन चेंज करेंगे, तो पूरे पाकिस्तान का प्रॉब्लम वो 6 महीने में समझ में नहीं आता, वो चेंज हो जाता है, दूसरा आदमी आ जाता है। तो इसलिए ये परसिस्टेंट रहेगा जब तक आप वहां पे 5 साल के लिए जिसको मर्जी रखें, वहां रहे 5 साल के लिए विद मिशन, विद प्रॉपर गोल्स कि आपने अपने 5 साल में करके जाना। बिकॉज मैं आता हूं, मैं एक डायरेक्शन देता हूं, अभी वो डायरेक्शन अडॉप्ट भी नहीं किया था, दूसरा आता है वो दूसरा डायरेक्शन। लोग अपनी जॉब को सिर्फ एंजॉय करते हैं कि ठीक है जनाब, थोड़ा एंजॉय नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा, बिल्कुल नहीं कहूंगा, आई एम नॉट गोइंग टू से दैट। व्हाट आई एम सेइंग कि किसी वजह से भी हुकूमत की अपनी। अच्छा, थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को आप पहले ये बताएं कि पाकिस्तान में जो इस वक्त एनर्जी का इस्तेमाल हो रहा है उसके जराए अभी फिलहाल हैं क्या? अभी किस किस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है? जो फर्नेस ऑयल है, गैस है, हाइड्रो है, वो किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है पूरे पाकिस्तान में? देखिए, तकरीबन 70% इज थर्मल, ऑयल गैस बेस्ड, बाकी जो है वो हाइड्रो पावर, न्यूक्लियर एंड पार्शली विद कोल।
विंड एनर्जी इज जस्ट कमिंग इन, मे बी 50 मेगावाट बाय मई आ जाए। अगर हम थोड़ा सा चलते हैं खैबर पख्तूनख्वा से सिंध की तरफ आते हैं, तो उसमें आप किस तरह से देखते हैं पाकिस्तान किस तरह डिवाइड हुआ है, किस तरह कहाँ क्या क्या एनर्जी मिल रही है, किस तरह से? आपने मेरी वो बात कह दी जो मैं चाह रहा। जी जी। हाइड्रो पावर गिलगित बल्तिस्तान के एरिया के अंदर और केपी के अंदर उसको पूरे को फोकस करना चाहिए ऑन हाइड्रो पावर इन ऑल इंडस्ट्रीज, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड फंडिंग। इस वक्त हो ये रहा है कि हाइड्रो पावर की कोई भी एक्सपर्टीज उधर नहीं है। पाकिस्तान में एक भी आदमी ऐसा नहीं है, इंक्लूडिंग केपी एंड एवरीवेयर, जो साइन कर दे कि ये इस डैम में 100 मेगावाट आएगा, 20 साल आएगा, उस पर कोई एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक फंडिंग दे दे। आपको ठप्पा लगवाना पड़ता है इधर इंग्लैंड से या अमेरिका से, जर्मनी से या कहीं और से। तो वो हमने ह्यूमन रिसोर्स डेवलप नहीं की, उसको छोड़ दें। उससे बाद आगे निकले पंजाब के अंदर। पंजाब के अंदर तो कोई हाइड्रो पावर सोर्स ही नहीं रही, ठीक है। तो ले दे कि आप पास सोलर एनर्जी मौजूद है, या वो चाहे तो कोल जो अभी क्या दे रहे हैं, अभी जो जराए मौजूद हैं पंजाब में, कुछ भी नहीं, किस तरह से उन्हें एनर्जी दी जा रही है, ये सवाल पूछ रहा हूं। पंजाब में कुछ भी नहीं है। इट इज कमिंग ईदर फ्रॉम द नॉर्दर्न साइड या थर्मल पावर से आ रहा है, जो गुड्डू वगैरह के पास और कोयटा मुल्तान पे जो लगा हुआ है सारा, ठीक है, कोटा दू वगैरह के पास। तो ये सारी है थर्मल पावर की। दे शुड फोकस ऑन टू सोलर एनर्जी बिकॉज दे हैव रिचनेस इन सोलर एनर्जी। सिंध सोलर और विंड एनर्जी में रिच है, सारा फोकस होना चाहिए सोलर और विंड एनर्जी। वो चाहिए पे सर, मैं अभी बाद में आऊंगा। अभी ऑलरेडी जो पावर मिल रही है वो किस बुनियाद पर मिल रही है, पूरे सिंध में अभी सवाल मैं उसी पे रहना चाहता हूँ। पूरे सिंध में थर्मल है। अच्छा ठीक है जी हाँ। और बाकी जो थर्मल में दोनों कोल, अच्छा थर्मल में जो मसला होता है वो उसमें एक चीज ये होती है कि फर्नेस ऑयल बहुत महंगा है, और जाहिर बात है आप जो है वो $7 बिलियन का आपने लास्ट टाइम इंपोर्ट किया। जी, और सारा आप इंपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, अब उसमें यही होता है कि सर्कुलर डेप्थ का एक बहुत बड़ा मसला आ जाता है। तो उसमें क्या आप समझते हैं कि जब नहीं होता, जब पेमेंट नहीं देने के लिए होती है और गैस भी जब नहीं मिल रही होती है, तो फिर वो लोड शेडिंग की तरफ चले जाते हैं। ये जो क्राइसिस है, जब बात की जाती है इन इदारों से, तो वो ये कहते हैं कि भाई हमें नहीं मिल रहा, यानी गैस नहीं मिल रही, तो हम तो अब लोड शेडिंग करेंगे। तो ये इसमें ये क्राइसिस कैसे दूर हो सकता है? क्राइसिस इसी में रहते हुए अल्टरनेटिव एनर्जी की तरफ ना जाएं अगर तो। नहीं, अल्टरनेटिव एनर्जी ही आएगी। अच्छा जी, नहीं, अभी देखिए उसमें टाइम लग जाएगा। नहीं, कोई टाइम नहीं लगेगा। देखिए बात यह है कि इस वक्त गैस कहाँ इस्तेमाल हो रही देख लें आप। सर्दियों में गैस की लोड शेडिंग जो होती है, गैस शेडिंग कहना चाहिए, वो किस लिए होती है? इसलिए कि सारे घरों में नॉर्दर्न पार्ट में गैस के गीजर इस्तेमाल हो रहे हैं, और गैस ही इस्तेमाल हो रही है अकोमोडेशन हीटिंग सिस्टम के लिए। ये हीटिंग सिस्टम आपको 23 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए होता है। सोलर एनर्जी से आप आराम से इसको रिप्लेस कर सकते हैं 2 साल में। और शर्त ये रखें कि पाकिस्तानी बने हुए गैस गीजर अकोमोडेशन हीटिंग सिस्टम होने चाहिए, एयर कूल्ड। तो आप गैस की सर्दियों की लोड शेडिंग को शिफ्ट कर सकते हैं टुवर्ड्स सोलर, एंड गवर्नमेंट की सपोर्ट के साथ, इंसेंटिव्स के साथ पाकिस्तानी बने हुए, और इंशाल्लाह ये सारी चीजें। ठीक है। मैं आपकी तरफ आता हूँ। ये जो स्टार्ट में इन्होंने कहा कि ये कम वक्त के लिए लोग आते हैं, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म प्लान नहीं होता, तो क्या वजह क्या है? आप क्या समझते हैं कि अल्टरनेटिव एनर्जी की तरफ हम क्यों नहीं जा रहे हैं? क्या रुकावटें क्या है हमारे पास? देखें, मैं मुख्तसर इसका थोड़ा सा जो हमने ऑब्जर्व किया है, या जो हमारा एक्सपीरियंस है, थोड़ा सा एक तो ये कि गवर्नमेंट के इदारों में प्रोफेशनलिज्म और कमिटमेंट और गुड गवर्नेंस, ये तीनों नहीं है। ठीक है जी। बात यह है कि वो उसमें प्लान बनते हैं, पॉलिसियां बनती हैं, लोग आते हैं। मसलन मैं आपको मिसाल दूं कि वापडा में और केसी अब प्राइवेटाइज हो गई, अब तो उनका मैटर अलग है कि कोई प्रोफेशनल मतलब जो है ना वो नहीं लगाया गया एज ए चेयरमैन, एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर या जो भी है। तो ब्यूरोक्रेट आते हैं, वो अपने हिसाब से उसको चला रहे होते हैं, और वहीं पर वो फिर मिनिस्टर की मर्जी से काम करते हैं। इंडिपेंडेंट कोई प्रोफेशनल्स की बॉडी नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है कि जो मतलब उनको चलाए, जो उनको प्लान करके दे, जो उनको मतलब बताए कि भाई अगले कितने सालों में हमें जो है ना वो, जैसे पाकिस्तान में इस वक्त 8 से 10% की डिमांड है पावर, डिमांड है कि पावर आपको सप्लाई चाहिए, पावर जनरेशन होनी चाहिए, लेकिन वो नहीं हुई। और हमारी ब्यूरोक्रेसी भी बहरहाल इसमें मुलविस है कि हम सियासतदानों को तो कहते ही रहते हैं, हुक्मरानों को कहते रहते हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेसी भी इसमें ज्यादा इन्वॉल्व है कि वो मतलब जो है वो इनिशिएटिव नहीं लिए उन्होंने जो कि लेने चाहिए थे। अल्टरनेटिव एनर्जी क्यों नहीं आई? जैसे 2004 में इसको एस्टेब्लिश किया गया, और 2006 में, ये थोड़ा सा जरा हमारे व्यूअर्स के लिए आसान लफ्जों में भी बात कर लें, अल्टरनेटिव एनर्जी से मुराद क्या है? अल्टरनेटिव एनर्जी से देखें, जो कुदरती वसाइल अल्लाह ताला ने हमें दिए हैं, वो अल्लाह ताला ने इतने हमें दिए हैं कि जो यूरोपियन कंट्रीज के पास नहीं, जो और बहुत सारे कंट्रीज में नहीं है। पाकिस्तान दुनिया का खुश नसीब मेरे ख्याल मुल्क है
जहां अगर हम अपनी कमिटमेंट के साथ और प्रोफेशनलिज्म के साथ काम करें तो हमें मतलब बाहर से ना बिजली मंगवाने की जरूरत है, ना इंपोर्ट करने की जरूरत है, ना कोई इसमें ज्यादा परेशानी की जरूरत है। लेकिन बात यह है कि हमने उन वसाइल को इस्तेमाल नहीं किया। हमारे पास सूरज है जो कि मैं समझता हूँ कि 300 दिन अवेलेबल रहता है, 60 दिन आप लगा देंगे बारिश और दूसरे वजह। हमारे पास हवा है, केटी बंदर से घारों तक का जो कॉरिडोर है उस पर बहुत सारी स्टडीज हुई। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 50,000 मेगावाट जो है ना सिर्फ आप विंड एनर्जी से पैदा कर सकते हैं। ठीक है। सोलर से आपके पास जो है ना वो विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्राम और दूसरे प्रोग्रामों के जरिए आप 10 से 15,000 मेगावाट बिजली पैदा कर सकते हैं। ठीक है ना। इसी तरह से बायोडीजल की हमारे पास जो है ना वो सारा रॉ मटेरियल हमारे पास बन सकता है, पैदा हो सकता है। हमारे पास बायोमैस के मतलब जराए मौजूद हैं। हमारे पास और जो हाइडल अल्लाह ताला ने इतना दुनिया का सबसे बेहतरीन नहरी निजाम दिया है। दुनिया के मुल्कों में, यूरोपियन कंट्रीज में अगर आप चले जाएं, दूसरी जगहों में चले जाएं, 2-2, 3-3 मेगावाट के छोटे छोटे टर्बाइन लगे हुए। खुद एक ऑथेंटिक जो फिजिबिलिटी है वो ये कि आज़ाद कश्मीर और जो है ना वो उसमें 10,000 मेगावाट का जो है ना पोटेंशियल है हाइडल का। और आपके नॉर्दर्न एरियाज में जिसमें आप मतलब केपीके में जो है ना टाइम एक ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के बाद सरवर साहब जो हमारे साथ मौजूद हैं विंड एनर्जी के हवाले से इनकी स्पेशलिटी इनसे आगाज करेंगे गुफ्तगू का। स्टे ट्यून्ड विद अस। वेलकम बैक टू अवामी एक्सप्रेस। आज बहुत ही अहम मौजू पर हम बात कर रहे हैं। गो के बहुत सारे पॉलिटिकल प्रोग्राम जो होते रहते हैं और एक दूसरे पर पानी या कीचड़ जो है वो डाला जाता है, उसका नतीजा शायद कुछ निकले ना निकले, लेकिन जो आवाम का एक बहुत बड़ा मसला है और जिससे हमारी पूरी इंडस्ट्री, पूरी मईशत जो वाबस्ता है वो एनर्जी का है, उस पर जो फोकस होना चाहिए था इस गवर्नमेंट में भी, पिछली गवर्नमेंट के अंदर भी, बल्कि मैं कहूँगा मुस्तकिल जो है वो नहीं हुआ गया। और ऐसे जराए सोचे गए कि जिससे जो है वो कुछ आवाम को मिल जाए और ज्यादा जो है वो हमें मिल जाए। तो इसी तरह का एक सिस्टम जो है वो रेंटल पावर प्लांट का भी था। डॉक्टर साहब आप बताएंगे कि क्यों रेंटल पावर प्लांट जो है लिया गया। उसमें सबसे बड़ी लॉजिक ये दी गई कि अगर हम अल्टरनेटिव एनर्जी की तरफ जाते हैं तो उसमें टाइम बहुत लग जाएगा और एनर्जी क्राइसिस मुल्क के अंदर मौजूद है, तो ये फौरी तौर पे जो है हम ये एक सब्स्टिट्यूट दे दें। देखिए, जो भी स्टेप्स गवर्नमेंट लेती है सोचे समझे तरीके से लेती है। आई एम नॉट अगेंस्ट इट बाय द वे। आना चाहिए था बिकॉज शॉर्टेज आपकी थी और मैं ये नहीं कहता ऑल्टरनेटिव एनर्जी नहीं लानी चाहिए थी। आई विश गवर्नमेंट ने नहीं, आप हुकूमत को सपोर्ट देंगे जब तक आप खुद वाइस चांसलर हैं। नहीं, मैं हुकूमत का वाइस चांसलर नहीं हूं। यूनिवर्सिटी के, प्राइवेट यूनिवर्सिटी मैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर। व्हाट आई एम सेइंग इज डिफरेंट कि उस वक्त की रिक्वायरमेंट थी और रेंट पे कार आप जब आते हैं किसी नए शहर में जाते हैं रेंट पे ले लेते हैं, कोई मसला नहीं है। एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम्स हैं विच हमारे मुल्क का मसला है। ऑल्टरनेटिव एनर्जी एक साल के अंदर 1000 मेगावाट आराम से दे सकती है। 20 इन्वेस्टर्स मौजूद हैं और 1000 मेगावाट आपको मिल सकती है। आज भी करें 1.5 साल। मैं आप जरा, आपकी बुक मेरे सामने है और मैं व्यूअर्स को दिखाना भी चाहूंगा, एनर्जी रिसोर्सेज एंड देयर यूटिलाइजेशन इन पाकिस्तान। और मुझे बड़ी बहुत बेहतरीन बुक लगी और इसके अंदर जो है बेहतरीन इन्फॉर्मेशन। डॉक्टर साहब इस बुक के बारे में कुछ आप बताएंगे जरा हमें? जी, एक्चुअली पहला जो चैप्टर है इसका एनर्जी पॉलिसी है। ठीक है। और एनर्जी पॉलिसी के अंदर ये सबसे पहले आइडेंटिफाई हुआ है कि पाकिस्तान में एक एनर्जी इंडस्ट्री होनी चाहिए। इट इज एनर्जी, नॉट ऑयल एंड गैस, नॉट वापडा, नॉट न्यूक्लियर। एक्चुअली एक एनर्जी इंडस्ट्री, एक एनर्जी मिनिस्ट्री होनी चाहिए थी। वो उसके पास 100 रुपए होते, वो प्रॉपरली उस एनर्जी सोर्स पे देते जो सबसे ऑप्टिमम हो। ठीक है। जो इंडिजनाइज कर सके, हम लो कॉस्ट पे बिजली दे सके। अभी हमारी चूंकि मिनिस्ट्री एक नहीं है तो कभी न्यूक्लियर वाले जोर लगा के जीत लेते हैं, कभी हाइड्रो पावर वाले लगाते हैं, फिर तो उस वजह से डिसीजन मेकिंग भी स्लो होती है और ये पाकिस्तान का मसला आ गया है। और अगर अभी भी नहीं करेंगे तो फिर दोबारा वो मसला रहेगा। हाइड्रो पावर वाले चाहते हैं कि हाइड्रो पावर आए, न्यूक्लियर पावर वाले चाहते हैं न्यूक्लियर पावर आए। बीच में जो लॉबीज हैं और कमीशन हैं और पेट्रोलियम से लेकर और सारी चीजों के अंदर हो सकते हैं जब एक मिनिस्ट्री डिसीजन मेकिंग एक के पास हो। जो बीच में डंडी मारी जाती है, जो सप्लाई इधर से उधर कर दी जाती है, जो करोड़ों नहीं अरबों रुपए का मामला हैं, तो ये इतने लोग पैसे कमा रहे हैं तो कौन तवज्जो देगा इस पर? देखिए, ये मैं नेगेटिविटी की तरफ हम ना जाएं तो अच्छा है। मुझे एक्चुअली आई विश पॉजिटिव साइड्स। ठीक है, सरवर साहब आपकी तरफ आते हैं, क्या कर रहे हैं सर विंड एनर्जी में? आप मैं बड़ी बात आपकी माशाल्लाह भी बात बहुत अहम, डॉक्टर साहब की भी अहम, कुरैशी साहब, नईम कुरैशी साहब की बहुत अहम, लेकिन मेरी बात थोड़ी सी मुख्तलिफ महसूस होगी
क्योंकि मैं बहुत ही प्रैक्टिकल सोच के साथ प्रैक्टिकली काम करने वाला बंदा हूँ। जी। मेरी गुफ्तगू इनकी गुफ्तगू से बहुत मुख्तलिफ हो सकती है। फरमाइए फरमाइए। और पहली बात तो डॉक्टर साहब की जो बात का है कि डॉक्टर साहब का जी पॉलिसी बनती हैं, लोग चेंज होते हैं, साथ ही पॉलिसी चेंज होती, काम नहीं होता। हाँ। और मैं इसको बताऊँ, इसके पूरे का सवाल का जवाब जो मैं इस तरीके से देता हूँ आपको कि अजीब अलमिया है पाकिस्तान के अंदर यहाँ पर कि मरीज मर रहा है और दवाई खिलाने वाली लगाई जा रही है और लगाने वाली खिलाई जा रही है। अच्छा। और सारे लोग थोड़ी देर बाद पूछते हैं भाई मरीज को सेहत कब हो रही है, दवाई दी जा रही है? हाँ कहते हैं दवाई दी रही है। कोई ये नहीं पूछता कि खिलाने वाली कौन सी है, लगाने वाली कौन सी है। ठीक है। कि पहले विंड एनर्जी पे आप काम कर रहे हैं। ये पाकिस्तान में इस वक्त तक कितना क्राइसिस पूरा विंड एनर्जी कर सकती है और कर रही है? जैसे बहुत कुछ हो सकता है यहाँ इस मुल्क के अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ अभी है। करंटली क्या पोजीशन है बताएं? करंटली देखिए दो हिस्सों में इसको डिवाइड करता हूँ। एक वो सिस्टम है जो कि स्टैंड अलोन सिस्टम कहते हैं, जिसको रिमोट एरियाज के अंदर इंस्टॉल किया जाता है, विद बैटरी बैंक सिस्टम काम करते हैं। और दूसरे वो सिस्टम है जो कि कमर्शियल ग्रिड के साथ कनेक्ट करके टर्बाइन काम की जाती है, जिसकी एनर्जी ग्रिड में फीड की जाती है। और पहले वाली क्लास जो वो बैटरी के थ्रू स्टोर करके उसको यूटिलाइज किया जाता है। तो अब इसके अंदर मैं दो तरीके से बताऊंगा आपको। जैसे हमने स्टैंड अलोन के ऊपर तकरीबन 175 से ज़्यादा विलेजेस, 175 विलेजेस को अल्हम्दुलिल्लाह हमने इलेक्ट्रीफाई किया केटी बंदर के एरिया में, बलूचिस्तान के अंदर, डिफरेंट एरियाज़ के अंदर। और अभी मजीद उसके ऊपर काम हो रहा है, जहाँ जो भी विलेजेस जो है 20 किलोमीटर अवे फ्रॉम द ग्रिड। अच्छा, थोड़ा सा आसान लफ्जों में बताएं, मैं जरा अवामी प्रोग्राम है ना, जरा क्या होती क्या विंड एनर्जी होती क्या? मतलब बड़े बड़े लोग तो ये बोलते हैं पंखे लगे हुए हैं, बड़े नहीं पंखे नहीं है, विंड टर्बाइन्स होती हैं, विंड ब्लेड्स होते हैं, वो रोटेट करते हैं, वो मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पीछे जनरेटर साथ बिल्ट इन होता है, वो एनर्जी जनरेट होती है, मतलब सर्कल में रोटेट करते हैं। जी रोटेट करता है। और जो कि 2.5 मीटर पर सेकंड पे टर्बाइन स्टार्टअप हो जाती है। जो स्टैंड अलोन सिस्टम है ये गियरलेस सिस्टम है सारे, और इसमें कोई गियर नहीं है। जहां गियर वाली टर्बाइन होती है, ये उन्हीं जगहों पे लग सकते हैं जहां पर हवा का जो एक जोर एक खास हद तक है। जी तकरीबन 2.5 से 3 मीटर पे टर्बाइन स्टार्टअप हो जाती है। 8, 8.5 से 9 मीटर पर सेकंड पर रेटेड आउटपुट देती है। मिसाल के तौर पर 2 किलोवाट की टर्बाइन है, 8.5 से 9। पाकिस्तान में कितना बड़ा एरिया है जहां ये लग सकते हैं? कहाँ ये पूरा ईरान से लेके और इधर ईरान बॉर्डर से लेकर इंडिया बॉर्डर तक पूरा हमारा मोस्टली, कहीं थोड़ा हायर स्ट्रॉन्ग विंड है, कोई एवरेज क्लास में है, लेकिन पूरा ही एरिया ऐसा सूटेबल है जहां हम लगा सकते हैं। ठीक है। और स्पेशली घारों की बेल्ट हमारी आगे बम्बोर से आगे जाते हैं, ये बहुत अच्छी बेल्ट है। आगे कितना खर्चा कितना आता है इसको लगाने में? देखिए जो टर्बाइन तकरीबन यूँ समझे कि अगर हम टर्बाइन ब्लेड, उसके कंट्रोलर, उसकी बात करते हैं, अगर हम इंपोर्ट करके ड्यूटी देके जो पहले सिलसिला था तकरीबन कोई 2.5 लाख रुपए पर किलोवाट सिस्टम की कॉस्ट आती है। ठीक है। अभी हमने विंड टर्बाइन लोकल मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी अल्हम्दुलिल्लाह, और 100% जनरेटर भी लोकल बना रहे हैं हम A to Z। ठीक है। उसकी कंट्रोलिंग भी लोकल बना रहे हैं, उसके टावर भी लोकल बना रहे हैं, इतना बड़ा काम नहीं है। और ब्लेड भी हम लोकल बना रहे हैं, 100% हम लोकल बना रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब हमारी जो कॉस्ट है पर किलोवाट तकरीबन 1,25,000 रुपए पर किलोवाट। ठीक है। अच्छा, अब ये बताइए कि खास तौर पे इस तवानाई कॉन्फ्रेंस के अंदर जब सूबों को अख्तियार दे दिया गया है कि भाई आप अपने तौर पे काम करें, तो सूबाई हुकूमत के साथ मिलकर भी तो काम हो सकता है इस पर? जी बिल्कुल, इसके लिए, लेकिन मसला ये है कि वो बात यहाँ पर है कि वहाँ तक पहुँचना, उनको कायल करना, उनके पास बात सुनने गवर्नमेंट के पास टाइम नहीं है, और हम वहाँ जाके किसके साथ अप्रोच करें। कम से कम गवर्नमेंट को चाहिए ऐसे लोगों को इनवाइट करे, बुलाए, उनकी बात सुने, थोड़ा टाइम निकाले उसके लिए, ऐसे लोगों को मौका दे, वो बात को अपने एक्सप्लेन करें, आप उस प्रोडक्ट को समझें, और ताकि अगर बलूचिस्तान में ईरान से बिजली ली जाए या विंड एनर्जी लगा दी जाए तो दोनों में से ज्यादा सस्ता मामला क्या रहेगा? सर मुझे हैरत ये होती है कि पाकिस्तान में सब कुछ मौजूद है, हम कभी ईरान भाग जाते हैं, कभी इंडिया भाग जाते हैं, अपने घर में कुछ नजर ही नहीं आता, क्या बात है? अच्छा, हम क्यों बात करते हैं, कभी इधर की बातें करते हैं, कभी उधर। मेरा तो सवाल है ना आपसे, मुझे आप कंपैरिजन देना। सवाल ये है, आपके यहाँ पाकिस्तान में हवा चल रही है, आप टर्बाइन लगाइए, बिजली बनाइए, कौन मना करता है? हर आदमी अपने घर का कम से कम 30% लोड भी अल्टरनेट एनर्जी बिल है, हम वैसे ही लोड शेडिंग से निकल आते हैं बाहर। आप अपने घर के 2 पंखे, 4 एनर्जी सेवर, जो आपकी बेसिक जरूरत है, टीवी है, आप इनको अगर हर आदमी अपने स्विच कर सकता है ना, आप बाकी चीजों में खर्च कर ही रहे हैं ना। इसको ओन करे, अगर ये इंडिविजुअल्स के बजाय यानी
प्रोमिसेस ओन करके जो है सप्लाई दें, तो फिर सर इसको मैं 200 मजीद डिवाइड करता हूँ। एक तो है स्टेट के ऊपर डिपेंडेंसी, कि हम स्टेट के ऊपर डिपेंड करते रहें, लड़ते बैठते रहें, काम कुछ ना हो। दूसरा ये है कि कुछ हमें खुद भी इनिशिएटिव लेने होंगे, आवाम को जो पैसा इधर उधर चीजों के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कम से कम हर आदमी अपने घर के ऊपर एक 100 वाट का पैनल लगा के अपने पंखा और लाइट को फ्री कर ले, कम से कम सिस्टम को कुछ सहारा मिल जाए, गवर्नमेंट को भी थोड़ा टाइम मिल जाए, थोड़ा वर्किंग। एक आम आदमी लेना चाहेगा तो किधर से ले सकता है? आपसे ले सकता है? हम देंगे, हम देंगे, क्यों नहीं देंगे? आप ये अलाउ है, गवर्नमेंट तरफ से अलाउ है, लगा सकता है? बिल्कुल अलाउ है, इसमें कोई मसला नहीं, लेकिन आवाम को वो अवेयरनेस नहीं दी जा रही, वो एक्सप्लेनेशन, इसके लिए ऐसे प्रोग्राम अगर एक घर में एक इंडिविजुअल लगाना चाहे, जैसे मिसाल मैं अपने घर में लगाना चाहूँ, तो कितना खर्चा आएगा? सर पहली बात ये आपके घर का लोड, दूसरा आपकी घर की लोकेशन कहाँ पर है, वहाँ की स्टडी होगी कि वहाँ विंड का फिजिबल रहेगा या सोलर फिजिबल रहेगा। फिर आपके यूटिलिटी अवर्स है, फिर उसके हिसाब से प्रोडक्शन को यूटिलिटी के साथ बैलेंस करके ग्रिड हाइब्रिड किया जाएगा या विंड सोलर को हाइब्रिड किया जाएगा। डिफरेंट टेक्निक्स हैं, अंदाज़न बता देना मुझे। एक आम घर का ये जो बेसिक जरूरत है आपकी, समझे कि आप तकरीबन को है जो पंखे हैं 4-5 पंखे, एनर्जी सेवर है, टीवी जो बेसिक जरूरत है, कंप्यूटर जो है, तकरीबन ये 1 किलोवाट के अंदर आपका रिजॉल्व हो जाता है। उसके लिए आप 2 किलोवाट का सिस्टम लगा दें, ठीक है, तो आपकी किस प्राइस में लगेगा 2 किलोवाट का सिस्टम जो है? अगर खाली आप मिसाल के तौर विंड और सोलर हाइब्रिड द बेस्ट सोल्यूशन, ठीक है, हवा और सूर्य दोनों को मिक्स करके चला, 50% विंड 50% सोलर। मिसाल 1 किलोवाट सोलर लगा दें, 1 किलोवाट विंड लगा दें। अगर इसको आप जाते तकरीबन यूं समझें कि अलावा बैटरीज के, अगर आप सिस्टम की ओवरऑल कास्ट की हम बात करते हैं, तकरीबन कोई 3-3.5 पैसों पे नहीं आ रहे भाई जो सवाल था। जी 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 आप कास्ट की बात करें, कितने का लगेगा? जी जी जी, तो इतने का ही आराम से लग जाए। 3.5 लाख का सिस्टम। तो 3.5 लाख का तो लोग अपना यूपीएस नहीं लगा ले घर के अंदर? सर यूपीएस ने तो पूरे बिजली के बहरान को 5 से 10 साल में इसको हम कोशिश करेंगे 750 मेगावाट तक ले जाएं बेसिकली। और उसके 2 फायदे हो जाएंगे, एक तो आपकी गैस बच जाएगी और दूसरी साइड पे ये टोटली फ्री, ये इमिशन फ्री है। याद रखिए, एनवायरमेंटली फ्रेंडली, ना इसमें कोई लिक्विड, ना कोई गैस, ना कोई सॉलिड वेस्ट इसका निकलता है। और ये ऑफशोर पानी में भी लगता है। जिस जगह पे हम लगा रहे हैं वहाँ जिम्पीर में, उस इलाके में, वहाँ खिंजर लेक भी है। आपको हैरानी होगी कि ये खिंजर लेक का जो एरिया है, इसके अंदर भी ये लग जाएंगे और वहां से आप कितना फायदा उसका भी उठा लेंगे। तो ये अल्लाह के फजल से ये एक रियलाइजेशन आ गई है, जिसको हमने सिर्फ ये इनका हार्ड वर्क जो इन्होंने पहले किया था उसको ब्रिगेडियर साहब ये बताएं कितना टाइम कितना लगेगा आपके प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट होने? जून में अल्लाह से दुआ करें, सब खैरियत है, जून में आपको हम कमीशनिंग शुरू कर रहे हैं 1.5-2 महीने के बाद। अच्छा, उसमें कुछ आप सप्लाई भी दे सकेंगे कुछ मुख्तलिफ एरियाज को? कमीशनिंग का मतलब है कि जो पहली हमें जनरेशन लाइसेंस इन्होंने दिया है, इजाजत जो पहले रूल्स में थी 50 मेगावाट की, हम कमीशनिंग जून के जैसे हमारी कमीशनिंग शुरू हो जाएगी। और मुझे यहाँ वापदा की भी तारीफ करने दें, टाइम से पहले उन्होंने बिजली वहां ला के पहुंचा दी है ऑलरेडी। ठीक है। और अभी हम लोग उसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं इस वक्त। हमारे अल्लाह के फल से 18 टर्बाइन ऑलरेडी खड़े हो गए और सारी हमारी फाउंडेशन कंप्लीट हो गई है, सारा सामान साइट पे पहुंच गया है और अल्लाह ने खैर रखी तो जून के एंड में हम ये कनेक्ट कर देंगे और आपके पास ट्रायल पीरियड के दौरान मुफ्त बिजली हम आपको देना शुरू कर देंगे इंशाल्लाह। और उसके बाद जो बाकी प्रोजेक्ट जैसे आपने ये कितने बड़े एरिया को या किस एरिया को आप बिजली फराहम कर सकेंगे? ये तो नेशनल ग्रिड में चली जाएगी। ये नसीम साहब, डॉक्टर नसीम आपको समझा देंगे उधर। ये ऑटोमेटिकली नेशनल ग्रिड में जाती है और फिर जिधर मर्जी वो इसको डायरेक्ट करना चाहते हैं करें। और दूसरी सबसे अच्छी बात डायरेक्टली कहीं नहीं दे पाएंगे, ठीक लगेगी, ये अपना ये सबसे ज्यादा हवा जो है ये जून, जुलाई और अगस्त के महीने में चलती है, जब आपको सबसे मैक्सिमम बिजली चाहिए होती है। और बाकी जगह पे पानी वगैरह आपके साइक्लिक वो कम हो रहा होता है डैमों में, और इधर हवा ज्यादा तेज होती जा रही है। ये तो इतना ब्लेस्ड कंट्री है और इतना ये अच्छा हमारा साइकिल पूरा अल्लाह ने ऐसी ऐसी जगहों पे हमारी खुद ब खुद चीजों को डिस्पोज किया हुआ है। ये सिर्फ कोऑर्डिनेशन के थ्रू अभी कर रहे हैं, तो उसमें जो हमारा एक छोटा सा रोल बनता है इस मुल्क के लिए, वो हम उसको पूरा कर रहे हैं ताकि लोगों को जो तकलीफें थी वो सारी तकरीबन हटा दी गई हैं। और अल्लाह के फल से अभी नई रजीम इन्होंने ऑर्डर की है जिसको अपफ्रंट टैरिफ कहते हैं, वो बहुत प्रॉमिसिंग है और वो इनको सबको अभी चाहिए उसमें आए। ठीक है। और जैसे ही उसमें जाएंगे और जितनी ये ज्यादा ये लगाएंगे विंड और सोलर वाले प्रोजेक्ट, आपका सर्कुलर डेट से आप ऑटोमेटिकली निकलना शुरू कर देंगे, क्योंकि आपको एनर्जी स्पेस और फाइनेंशियल स्पेस, क्योंकि अब आपको फाइनेंस नहीं चाहिए तेल खरीदने के लिए, तो आप उस पर जितनी दफा ही आप लगाते जाएंगे उतनी आपके खुद ब खुद सर्कल से डेट से निकल रहे हैं। और जो आपके गैस स्पेस ये इस वक्त पावर स्टेशन चल रहे हैं वो तो इतनी जाती है आपकी, उससे तो आपको यूरिया फर्टिलाइजर बनाना चाहिए कि खुद ब खुद आप सारी साइकिल अपनी गैस साइकिल भी ठीक करें, सर्कुलर डेट की साइकिल भी ठीक करें और एनर्जी आपकी ऑटोमेटिकली फॉर लाइफ टाइम फ्रॉम ए कॉरिडोर
जो आपके पास पड़ा हुआ है, जो इंडिया के पास भी इतना अच्छा नहीं है। डॉक्टर नसीम ने इसमें बहुत काम किया, इसको अभी अल्लाह के फल से वो स्टेज पे ले आए हैं जहां अब हम इसको आगे ले जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ब्रिगेडियर तारिक एजाज साहब। नाज़रीन, आज के ये जो प्रोग्राम है, ये लास्ट सेशन अभी बाकी है, लेकिन कम से कम जो लोग थोड़े से नाउमीद हैं पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से, एनर्जी के हवाले से, उन्हें कुछ ना कुछ उनके चेहरे पे एक लहर आई होगी कि नहीं, अगर हुकूमत सिंसियर हो जाए तो पाकिस्तान में बहुत कुछ है जिससे ये मसला हल हो सकता है। कुछ जैसे हमने विंड एनर्जी की बात की, तो हम थोड़ा सा प्रोविंसेस वाइज देखेंगे लास्ट सेशन में कि मुख्तलिफ सूबों को किस किस तरीके से एनर्जी मिल सकती है, और ख़ासतौर पर सिंध के अंदर जो कोल रिजर्व्स हैं उससे कितनी जल्दी हम कितना फ़ायदा उठा सकते हैं लास्ट सेशन में। स्टे ट्यून्ड विद अस। वेलकम बैक टू अवामी एक्सप्रेस। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम में हम जो 3 एक्सपर्ट्स हैं हमारे, इनसे हम जानना चाह रहे हैं कि अल्टरनेटिव एनर्जी के पाकिस्तान में क्या कुछ हो सकता है, कितना स्पेस मौजूद है, और कब तक जो है प्रैक्टिकली तौर पे हम इस एनर्जी क्राइसिस से जान जो छुड़ा सकते हैं। डॉक्टर नसीम साहब, आपसे हम गुफ्तगू आगाज़ करेंगे इस सेशन के अंदर। ये ज़रा हमें बताएंगे आप कि हमने विंड एनर्जी की बात कर ली है, पाकिस्तान एक मतलब न्यूक्लियर कंट्री है, वो उससे हम या कोल रिजर्व जो है इस तरफ जो है हमने अभी तक इतनी खास जो तवज्जो नहीं दी है, या दी भी है तो वो उसका ट्रैक ज़रा फास्ट नहीं है, उसकी क्या वजह है? पहले सिर्फ विंड के एक लम्हे की बात करना चाहूँगा। इंडिया ने एक साल में 2000 मेगावाट और 3000 मेगावाट एक साल में लगा दी। पाकिस्तान की लोड शेडिंग अगर 6000 मेगावाट भी हो, हम 2 साल में एड्रेस कर सकते हैं। मेरे तारिक ने जिस तरह बात की, हुकूमत इमरजेंसी बेस पे कहे, अपने पैसे लगाए, फोकस कर जाए ऑन विंड एनर्जी फॉर 2 years ओनली। ठीक है। इन मैन्युफैक्चरिंग एंड इंस्टॉलेशन, तो जो डिफरेंस आता है वो 5 से 6000 मेगावाट का ही आता है, वो 4 से 6000 मेगावाट, और समर में ज्यादा आता है और आप इमीडिएटली एडजस्ट कर देंगे। अच्छा। समर वाली गैस सेव, यानी ये रेंटल पावर प्लांट से बेहतर तरीका था कि 2 साल तो हमने उसमें जाया कर दिया ना। जी जी, अगर उतना पैसा हम इसमें लगा देते तो ये, हमारे पास पैसा नहीं था इसलिए हमने उसमें लगाया नहीं। बहरहाल मैं दूसरी बात पे आऊंगा, कोल। और कोल कौन करेगा, किस कोल की आप बात कर रहे हैं? क्या आपने कोल देखा हुआ है? इशू ये है कि हम बैठे हुए हैं, कोई काला फीना चपटा आएगा हमारे सोल्यूशन देगा, हमें अपनी तरफ देखना है। ठीक है। और हमें अपने सॉल्यूशंस खुद पैदा करने, उसके लिए ह्यूमन रिसोर्स सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सबसे पहले हमारे पास कोल 200 साल का मौजूद है। आज हुकूमत 50, 100, 200 आदमियों को भेजे बाहर ट्रेनिंग के लिए ऑन कोल एंड ओपन पिट माइनिंग, एंड देन यूटिलाइजिंग दैट। ह्यूमन रिसोर्स नहीं है हमारे पास, तो आप कौन करेगा काम? हम दोबारा बाहर वालों डिपेंड करेंगे। 2 साल और ठहर जाइए, ह्यूमन रिसोर्स डेवलप कर लीजिए आप, और उसके बाद इसको उस लेवल पे लेके आइए कि वो 4 से 5 सेंट पर किलोवाट आवर में पैदा हो। वो टेक्नोलॉजीज लीजिए जो इंडिजिनस हो, शुरू से इस दफा वो काम ना करें। इसके अलावा एक और चीज भी तो हो सकती है कि जो हमारे पाकिस्तानी बाहर हैं उन्हें एक बेहतर अपॉर्चुनिटीज देकर जो है यहाँ बुलाया जा सकता है, और जो इस एरिया में काम कर रहे हैं, कुछ फॉरेनर्स भी बुलाए जा सकते हैं, और उस दरमियान में आप अपनी ह्यूमन रिसोर्स डेवलप कर लें। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, हम लोग इतने अच्छे गुड गवर्नेंस वाले लोग हैं नहीं, मैनेजर है नहीं है। ये बात मैं नहीं कहूँगा, आप हुकूमत को सजेशन प्रॉपरली दीजिए। और जैसे आपने भी किया है, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ, आपने इस प्रोग्राम के तहत, अवामी एक्सप्रेस के तहत अवामी मसला जो हल किया है, आप ऐसे प्रोग्राम करते रहिए। चूंकि एक प्रोग्राम से बात रजिस्टर नहीं होती, आप काइंडली इसको रिपीट करते रहिए। हमारे अलावा दूसरे एक्सपर्ट भी हैं, उनको बुलाइए। और नईम कुरैशी साहब ने जैसा इनिशिएटिव लिया, आप लोगों को भी आइए, उनसे बोले इनिशिएटिव लें इस प्रोग्राम पे आके। कोल इटसेल्फ रिक्वायर्स 1 complete sitting and not 1 complete sitting, it requires technologists from outside। आप उनको बुलाइए, यहाँ आके सॉल्यूशंस दें, 5 ऑप्शंस दें, और फिर उसके बाद आप उस मौजू को आगे लेके चलें। लेकिन ह्यूमन रिसोर्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट एंड इंडिजिनाइजेशन इज नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। आप कोल के सारे पावर प्लांट बाहर से मंगाएंगे, पैसा कहां चला जाएगा? बाहर। ह्यूमन रिसोर्स अगर मिल भी जाए तो हम ह्यूमन मैनेजमेंट जो है हमारी बड़ी कमजोर है। मसला ये है, जब एक क्रिटिकल मास हो जाएगा, हम जो है ना वो जाया कर देते हैं लोगों को। सर, लोग जो काम कर भी रहे होते हैं ना बाहर, वो कहते हैं यार सिर्फ पैसे कमाने थोड़ी आए, काम भी करना है हमें, वो काम भी नहीं कर पाते, वो चले जाते हैं। ह्यूमन रिसोर्स की वजारत भी मौजूद है, अब तो मेरा ख्याल है बेहतर हो जाना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, ये बताएं कि अल्टरनेटिव एनर्जी के हम मुख्तलिफ अगर सूबों की हम बात करें, हम बारी बारी अगर देखते हैं चीज़ों को, तो आप लोग क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि किस प्रोविंस के लिए कौन सी चीज़ ज़्यादा अल्टरनेटिव एनर्जी के तौर पर बेहतर है? देखें, एक तो अल्टरनेटिव एनर्जी के लिए जो है ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ना, देखें पीपीपी का एक मतलब और भी है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक है। ठीक है जी। हर सूबे में पावर मिनिस्ट्री है,
हर सूबे में अल्टरनेटिव, सिंध में तो अल्टरनेटिव एनर्जी डेवलपमेंट बोर्ड का डिपार्टमेंट भी है, माइंस एंड मिनरल का अलग है, माइनस मिनरल्स का अलग है, कोल अथॉरिटी अलग है, और सबके प्रॉपर डिपार्टमेंट, डायरेक्टर्स, मिनिस्ट्रीज, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट अलग है जो फैसिलिटेट कर रहा है और अच्छा काम भी कर रहा है। डेफिनेटली वो उन्होंने काफी सारी चीजें रिजॉल्व की हैं, काफी मसाइल हल किए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिन मिनिस्टर्स को, जिन सेक्रेटरीज को जिम्मेदारी दी है उनकी परफॉर्मेंस कहीं नजर नहीं आती। मसलन हम सिंध की बात करेंगे कि सिंध में पावर मिनिस्ट्री है, उसकी परफॉर्मेंस आप देख लें, पावर पॉलिसी आते आते वो गुज़िश्ता साल ऐलान हुआ था कि जी सिंध में पावर पॉलिसी मुतारिफ कराई जाएगी, आज तक कोई पावर पॉलिसी नहीं आई। डिपार्टमेंट मौजूद है, मिनिस्ट्री मौजूद है, सारे लोग उसमें काम कर रहे हैं, तनख्वाहें भी दे रहे हैं। तो इसी तरीके से 1 साल पहले शहरियार महर साहब को वजारत का दी गई अल्टरनेट एनर्जी की, एनवायरमेंट अलग हो गया था और अल्टरनेटिव एनर्जी अलग कर दिया गया था। उनकी वजारत भी चलानी थी बहरहाल, तो उस वजह से उनको कहा गया कि आप अल्टरनेट एनर्जी ले लें। आज तक कोई इजलास, कोई स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग्स, कोई पार्टिसिपेशन, कोई पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का कोई आइडिया, कुछ भी डिस्कस नहीं हुआ। तो इनकी भी तो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि आप किस लिए चला रहे हैं मिनिस्ट्री, किस लिए इदारे चला रहे हैं। वो कोलिशन गवर्नमेंट चल रही है ना सर, कोलिशन तो उसमें मफाहिमत की हुकूमत चल रही है, तो उसमें लोग अपनी सियासी जमातें देखें या आपकी मिनिस्ट्रीज देखें। मफाहिमत की कीमत अवाम अदा कर रहे हैं ना, तो फिर बात यह कि हम अवाम अदा कर रहे हैं, तो हमें यह हक है पूछने का कि इन मिनिस्ट्रीज का, इन भारी अखराजात का मकसद क्या है। ठीक है जी सर आपसे बात की। मैं सर दोनों माशाल्लाह बात की, उन्होंने बड़ी अहम बात थी। इसमें एक तो है आइन साजी, ताकि आइन साजी हो जिसके तहत हमारा सिस्टम आगे बढ़े, काम करे। एनर्जी पॉलिसी की बात हुई, आइन साजी का एक पार्ट है। एनर्जी को कैसे अडॉप्ट किया जाए, कैसे प्रमोट किया जाए, एंड यूज़र तक कैसे पहुंचाया जाए, ये सारा आइन साजी है। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक और उस खर्चा चलूँ जो कि इंसान साजी है। इंसान साजी बुनियाद है, जब इंसान साजी होगी तो आपकी आइन साजी काम करेगी। लेकिन सारे लोग आइन साजी की तो बात करते हैं, इंसान साजी कहीं बात नहीं होती। मैं बात करता हूँ इंसानियत की। पहले लोगों को इंसान बनाओ, इनके अंदर वो जज्बा पैदा करो, इस मुल्क की मोहब्बत पैदा करो, इंसानियत पैदा करो इनके अंदर, तो सिस्टम सही वर्क करेगा। आप कागज पे कानून बनाते हैं, कानून भी नहीं चलता, कागज भी नहीं चलता, फिर वो पैसा चलता है, रिश्वत चलती है, चोर बाजारी होती है, सारी चीजें होती, कौन करता है? और हम ही कर रहे होते हैं, और हम ही डोल भी बजा रहे होते हैं, रो भी हम ही रहे होते हैं, हंस भी हम ही रहे होते हैं। टेक्निकल बातों पे थोड़ा सा आप सियासी लीडरों वाली बातें कर रहे हैं। थोड़ी सी चीज बता दूं, इसमें आप इसको थोड़ा सियासत का रंग दें। हकीकत में हमारा जो मर्ज है उसका इलाज यही है, आप इसको जिधर मर्जी ले जाएं। ठीक है। जो इसकी बुनियाद है वो ये है। लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको बताऊं सोल्यूशन के एतबार से कि अल्टरनेट एनर्जी को हमें अडॉप्ट करने की जरूरत है, लेने की जरूरत है। खाली एक्सप्लेनेशन से बैठ के बड़ी बड़ी मीटिंगें हो रही हैं, सारी चीजें इसके ऊपर गवर्नमेंट को चाहिए। ठीक है, उसकी मैं आपको जो सजेशन दे देता हूँ, जैसे डॉक्टर साहब ने बात भी की है कि जी भी गवर्नमेंट, डॉक्टर नईम साहब ने बात की है कि भाई पॉलिसी बन जाए, इदारों को उस पर फोकस काम करना चाहिए। जैसे हम एनर्जी मीटर के लिए कनेक्शन के लिए अप्लाई करते हैं, ऐसे ही अल्टरनेट एनर्जी की एप्लीकेशन सबमिट हो, कनेक्शन हो, जाके सर्वे हो, उसका लोड कैलकुलेशन हो, और उसके बाद एक बैंक को उसमें अंदर फाइनेंसिंग करें। उस पे जो एनर्जी मीटर लगा हुआ है वो प्रीपेड मीटर हो, उसके वो बैंक जो कार्ड दे, जैसे यूफोन के कार्ड आते हैं, मुख्तलिफ टेलीफोन के कार्ड हैं, आप चार्ज करते हैं उनको, आपका मीटर उसी तरीके से चार्ज होना चाहिए। एक तो वो जो इदारा है उसको रोज रोज चेक और उसके ऊपर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद उसके घर में पैसा आ जाएगा, पैसा लेने का तरीका आसान हो जाएगा। जो चलाने वाला उसको मुश्किल नहीं होगी, उसको पता है जी मेरा मीटर है ये, जैसे आप मोबाइल फोन है, आपका बैलेंस नहीं है तो आप फौरन जाके चार्ज करते हैं किसी भी तरीके से, उसको आप ऐसी एनर्जी मीटर को अपने चार्ज करें। एक तो ये है। तो उसके लिए जैसे केसी का कनेक्शन आप अप्लाई करते हैं, वैसे अल्टरनेट कनेक्शन अप्लाई करनी, ऐसी पॉलिसी बननी चाहिए। बड़े बड़े हमारे यहाँ प्रोजेक्ट बन रहे हैं, बिल्डर्स हैं, पूरा सुपर हाईवे तक आगे तक बिल्डिंगें चली गई हैं, बिजली आपके पास है। ठीक है, मुझे आखिरी सवाल आपने मुझ पर आ गया, आखिरी सवाल डॉक्टर साहब मुझे बताएं, अल्टरनेटिव एनर्जी डेवलपमेंट बोर्ड जो बना है, क्या रोल है इसका, और जो इसको अब क्या मिनिस्ट्री कहेंगे, अलग से डिपार्टमेंट कहेंगे, और अगर है तो इसमें अल्टरनेटिव एनर्जी का क्या काम हुआ अब तक? देखिए, पहले तो ये अल्टरनेटिव डेवलपमेंट बोर्ड जो है ये पहले था प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में, और रीज़न ये था कि इंडिया में एक अल्टरनेटिव एनर्जी मिनिस्ट्री है। वहाँ के जो प्रमोशन का जो पूरा राज है वो अल्टरनेटिव एनर्जी की पोटेंसी की बात है, वो इतनी इंपॉर्टेंट है, उसको पैसे दिए गए फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी इन इंडिया। दैट इज वाई उनकी विंड एनर्जी कॉस्ट काफ़ी कम है। हमारे यहाँ अल्टरनेटिव एनर्जी डिपार्टमेंट फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट केम टू नहीं, अभी तक आप क्या समझते हैं 2004 से लेके जब वो बोर्ड बना है, क्या प्रोग्रेस है? कुछ हुआ प्रैक्टिकली तौर पे? नहीं हुआ जितना प्रोएक्टिव होना चाहिए था उतना ये बोर्ड है या नहीं है? ऐसा है कि हर डिपार्टमेंट की अपनी अच्छाइयाँ और खराबियाँ।
उनका इस वक्त पॉलिसी मेकिंग पे बहुत ज़्यादा जोर था, ठीक है, बहुत ज़्यादा जोर था। और पॉलिसी मेकिंग उसमें फॉर एग्जांपल विंड एनर्जी की जो अब जो आई हैं इस वक्त, ये हमने पूरे लोगों को एजुकेट करने के बाद वापडा, एनटीडीसी और ये सारी चीज़ें जो है, इनकी वजह से अब कहीं जाके फौजी फाउंडेशन ने जो लगाया है पैरा प्रोजेक्ट और जोरू जो लगा रही है प्रोजेक्ट जो है, ये ऑन ग्राउंड आ जाएगा। देखिए हुआ सर्कुलर डेट ने बड़ा प्रॉब्लम कर दिया, खासतौर पर ऑल्टरनेटिव डेवलपमेंट के मेजर प्रोजेक्ट्स को। यानी विंड एनर्जी वाले वो जब आते थे टैरिफ के लिए अप्लाई करते थे 9.5 सेंट्स पे, वर्ल्ड का टैरिफ जो है बिकॉज ऑफ टर्बाइंस वो 10.5 12.5 पे चला गया। ठीक है। फिर ऐसा अभी जो कर्व जो नीचे आ रहा है ना, तो अभी हम दोबारा विंड एनर्जी को पूरा सपोर्ट मिलके इंशाल्लाह वो जिस अंदाज में इन्होंने फौजी फर्टिलाइजर ले ली है, तो ये आ जाएगा और बहुत तेजी से आएगा। फर्स्ट मेजर प्रोजेक्ट हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए था करना, वो ऑल्टरनेटिव डेवलपमेंट बोर्ड ने पूरी कोशिश की, हुकूमत के पास पैसा नहीं था। ठीक है। ऑल्टरनेटिव डेवलपमेंट बोर्ड को रेंटल पावर प्लांट के लिए पैसा था हुकूमत नहीं, हुकूमत के पास पैसा, हुकूमत के पास नहीं था पैसा। अच्छा। ये तो इसी वजह से रेंटल पावर प्लांट आया। हुकूमत अगर अपना पैसा लगा के रेंटल पावर प्लांट लगाती तो हुकूमत को आप पकड़ लेते। हुकूमत ने रेंट पे लिया, इसलिए आप हुकूमत को नहीं पकड़ सकते। उन्होंने कहा जी हमें सिर्फ आप बिजली बेचें, उसमें गलतियां हुई हैं। लेकिन मैं विंड एनर्जी के अंदर अगर हुकूमत आज भी पैसा लगा दे, ऑल्टरनेटिव डेवलपमेंट बोर्ड को विंड टरबाइन मैन्युफैक्चरिंग पे पैसा दे दे और विंड टरबाइन मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान के अंदर आ जाए, खास तौर पे मैन्युफैक्चरिंग जिसमें सर्वर साहब काम कर रहे हैं, तो बहुत सस्ती हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बड़ा जबरदस्त जो है ख्यालात का इज़हार फरमाया आपने। व्यूअर्स तक बहुत इंफॉर्मेशन पहुंची है। एक बात ये सामने आई कि ऑल्टरनेटिव एनर्जी के हवाले से अगर हुकूमत पैसा नहीं लगा रही है तो ये बहुत अफसोसनाक बात है। डॉक्टर साहब का ये कहना है कि हुकूमत में पैसा नहीं है, ये बात कम से कम मैं ऐसा नहीं मान सकता। हुकूमत के पास पैसा नहीं है, बहुत सारे अखराजात हैं जिन्हें कट डाउन करके अब यहाँ पैसा लगा सकते हैं और यहाँ प्रायोरिटी पे लगाना चाहिए, क्योंकि वैसे हम देख रहे हैं कि पता नहीं कहाँ कहाँ क्या कुछ खर्च हो रहा है। आप इतने जो हैं वो बादशाह बने हुए हैं कि आप कहीं भी जाते हैं तो लाखों करोड़ों रुपए अरबों रुपए दे सकते हैं। आप एनर्जी कंजर्वेशन की तो बात कर रहे हैं कि आवाम से कह रहे हैं एनर्जी कॉन्फ्रेंस के अंदर कि भाई आप बिजली बचाइए, ये करें वो करें, लेकिन आप चलें बिजली ना बचाएं, आप पैसा बचा लें। जो बहुत ज्यादा लीकेज हो रहा है, एक तो खर्च बेदरेग हो रहा है जहां नहीं होना चाहिए, फिर दूसरा जो है करप्शन की नजर भी जो हो रहा है वो भी आपके सामने। तो ये अगर किफायत शारी जो बिजली की हुकूमत कह रही है आवाम को, किफायत शारी पैसे की अगर हुकूमत कर लेगी और जो करप्शन के जरिए लीकेजेस हो रहे हैं उसको रोक लेगी तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। पाकिस्तान में ये जो तमाम प्रोजेक्ट्स लगना, पाकिस्तान में कुदरती वसाइल बेनताब मौजूद हैं, सिंध कराची से लेके सिंध यानी सिंध और बलोचिस्तान से लेकर गिलगित बल्तिस्तान तक जो है बेइंतहा ज़राए मौजूद हैं अल्टरनेटिव एनर्जी के। उस पर फोकस होना चाहिए। तो कहीं से आपको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बिजली, ना आप कभी चाइना की बात करते हैं, कभी ईरान की बात करते हैं, कभी इंडिया की बात करते हैं, उस तरफ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और लोगों को सस्ती बिजली मिलेगी। और सस्ती बिजली मिलेगी और सस्ती खासतौर फैक्ट्रीज को मिलेगी, घरों को मिलेगी, तो पाकिस्तान में जो महंगाई और बेरोजगारी जो इतनी ज्यादा बढ़ गई है उसको भी कंट्रोल किया जा सकेगा। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात करूंगा, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।